अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने शाम से बनाना स्टार्ट किया था। सुबह अम्मी जब सब्ज़ी लेकर आई ना, तो साथ ये मूलियाँ भी लेकर आई थी। इसके हम ना मूली वाले पराठे बनाएंगे। तो मैं आपको मूली वाले पराठे की रेसिपी भी आगे चलकर बताऊँगी। तो सारा दिन तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आजकल तो वैसे भी दिन इतना ज़्यादा छोटा है कि फटाफट से दिन गुजर जाता है और दिन का पता भी नहीं चलता। तो सारा दिन तो मुझे इसको साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। फिर जब शाम को मैं फ़ारिग हुई, फिर मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी जल्दी से ना इसका भी काम ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं ये मूलियाँ साफ़ कर रही थी ना, तो मेरे बच्चे जब ट्यूशन से आए तो मेरे बच्चे कहते मामा घर में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। हमारे घर में जब भी मूली के पराठे बनते हैं ना, तो मूलियाँ जब हम क्रश करते हैं या साफ़ करते हैं तो हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा शोर डालते हैं कि घर में पूरे घर में मूली की स्मेल की हुई है। अच्छा, मूली के छिलके उतारने के बाद ना मैंने इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद हम इसको एक ही दफ़ा क्रश करेंगे क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी हो जाता है। मूलियाँ अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हम इसको बाद में नहीं धो सकते। इसलिए हमें इसको हमेशा पहले ही धोना चाहिए। फिर उसके बाद हम मूलियों को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। मैंने जो ये कद्दूकश वाला लिया ना, ये मैंने बहुत बारीक वाली साइड से मैंने इसको कद्दूकश किया। मोटी वाली साइड से हम इसको नहीं करते, हम बहुत बारीक वाला मूली कंडा बनाते हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मोटा मूली कंडा पसंद नहीं करते। वो फिर जब मुंह में आता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और जब बहुत बारीक मूली कंडा हम करते हैं ना, तो उसका तो पराठे में पता भी नहीं चलता, लेकिन उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो हमारे घर में तो मूली के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक़ से मूली के पराठे खाती हूँ। तो आज मैंने अपनी फरमाइश पे अम्मी से बोला, मैंने कहा आज आप सब्ज़ी लेने के लिए जाएंगी ना, तो साथ मूलियाँ भी लेकर आना, मैंने मूली के पराठे खाने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मूलियों को निचोड़ने की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, ये मेरे हस्बैंड की होती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड हिल के पानी का गिलास भी नहीं पीते, लेकिन हर 6 महीने के बाद सिर्फ एक मुझे ये काम कर कर दे देते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से मूलियाँ निचोड़ कर दे देते हैं। क्योंकि आदमियों के हाथ में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब ये निचोड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाती है, इसके अंदर से बिल्कुल भी पानी ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने मूलियों को एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैंने इसको सुबह नाश्ते में बनाना था। इसलिए इसका मूली कंडे का काम जो है ना, मैंने रात को ही ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना बाकी का व्लॉग सुबह से बनाना स्टार्ट किया था। सुबह जब मैं 5:30 बजे उठी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यानी कि फ़जर का टाइम बहुत अच्छा था कि हम फ़ौरन से नमाज़ पढ़ सकें। फिर जब नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई ना, तो एंड पे जब मैं दुआ मांगने बैठी तो मेरी दुआ इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि उस दौरान रोशनी हो गई। तो मेरी आदत है कि मैं नमाज़ तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन फ़जर के टाइम पे जब मैं दुआ मांगती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया जहाँ की जो चीज़ें हैं ना, मैं इसी टाइम पे मांग लूँ। क्योंकि फ़जर का टाइम इतना सुकून वाला होता है। इस टाइम पे हम बहुत आराम से सुकून से बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन बाकी सारे दिन में हम जितनी भी 4 नमाज़ें पढ़ते हैं ना, वो इतनी स्पीड वाली नमाज़ें होती हैं ना मेरी, कि बस जल्दी जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ के फटाफट से दुआ मांग के मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकली, पौधे इतने खूबसूरत लग रहे थे, हर चीज़ इतनी अच्छी फ्रेश लग रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों को स्कूल के लिए मैंने यूनिफ़ॉर्म दिए, इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। दुआ तो जल्दी चली जाती है, सुबहान थोड़ा लेट जाता है। आजकल सर्दी है तो सर्दी में सुबहान 7:30 बजे तक स्कूल जाता है। तो यहाँ पे मैं तो बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी और मैं सुबहान के साथ गप्पे मार रही थी और साथ साथ सुबहान रेडी हो रहा था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब यहाँ पे आ जाती है हमारी अपने नाश्ते की बारी। तो यहाँ पे मैं मूलियों का जो मसाला था ना, वो रेडी करने लगी थी। अच्छा, हम लोग ना मूलियों को बग़ैर पकाए पराठे में लगाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि मूलियों को पहले पैन में डाल के उसको हल्का हल्का सा पका लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर उसके अंदर स्पाइसेस डाल के तो मूलियों का मसाला रेडी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग इस तरह से मूलियों को निचोड़ के फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। पहले हम स्पाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दिया था। बस ये थोड़े से सिंपल से स्पाइसेस डाल के ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारे पास मूलियों का मसाला रेडी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से ना कच्ची कच्ची मूलियाँ जो पराठे में लगाते हैं तो इतना मज़ा आता है, इतनी क्रंची क्रंची सी लगती हैं। तो आप भी कभी मेरी रेसिपी से मूली के पराठे बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे।
तो ये हमारा मूलियों का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया, तो फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए थे। अच्छा, आज ऐसा हुआ हमारे साथ कि जिस वक्त हम लोग नाश्ता करने लगे ना, तो हमारी 9 बजे लाइट बंद हो गई और 4 बजे हमारी लाइट आई। तो इतनी मुश्किल से मैंने अपना ये वाला क्लिप शूट किया था, क्योंकि हमारे किचन में जो बल्ब है ना यूपीएस में, हमने सिर्फ 4 बल्ब का कनेक्शन करवाया हुआ है, तो बाकी जो 4 बल्ब थे ना वो बंद थे। लेकिन अब मैंने अपना व्लॉग शुरू किया हुआ था, फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे तैसे मैं इसको एडिट करके ना थोड़ा सा ब्राइट कर लूँगी। अच्छा, फिर हमने जैसे आलू का पराठा बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमने मूलियों का पराठा बनाना है। 2 तरह के हमने पेड़े ले लेने हैं, जो ऊपर नीचे हम रोटी रखते हैं ना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ही रोटी को बेल के उसके अंदर मूलियाँ रख के तो उसको दोबारा से पेड़ा बना लेते हैं, लेकिन मेरे से वैसे नहीं बनता। हमेशा मेरे से वैसा पराठा जो होता है ना वो फट जाता है। तो मैं जब अपने तरीके से इस तरह से बनाती हूँ ना, तो मेरे से फिर बहुत अच्छा पराठा बनता है। तो जब ऊपर नीचे इस तरह से हम आटा रख देंगे ना, तो फिर इसको हमने दोबारा से जब अच्छी तरह से बेलना है, तो इतना अच्छा हमारा पराठा बन जाएगा। मैं वैसे सुबह नाश्ते में पराठा बहुत कम लेती हूँ, मैं चाय के साथ रोज़ ना बेकरी का नाश्ता ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है ना, तो मुझे बस दिल होता है कि हर वक्त मूली के पराठे मिलें। मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी मूली के पराठे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को आलू का पराठा नहीं पसंद, साग का, पालक का, किसी किस्म का उनको पराठा नहीं पसंद। लेकिन ये मूली का पराठा एक वाहिद पराठा है जो उनका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ना मूली के पराठे बहुत शौक से खाते हैं। मेरे घर में जब भी मूली के पराठे बनते हैं, या तो मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, दादो खाती हैं और अम्मी और अब्बू खाते हैं। दुआ, सुभान और ताबीर, ये तीनों बहन भाई तो मूली के पराठे की तरफ होते भी नहीं हैं। इनको तो ऐसे जहर की तरह लगता है मूली का पराठा। इनको बस आप आलू के पराठे दे दें और किसी किस्म का कोई पराठा ना दें, मूली का पराठा खाकर ऐसे रिएक्ट करते हैं, कहते हैं इतनी गंदी सी इसमें से स्मेल आती है, फिर इसके अंदर ऐसे क्रंची क्रंची सा लगता है, तो मुंह में जाके चुभता है, कड़वा लगता है। वो तो बिल्कुल भी मूली के पराठे नहीं खाते। तो यहाँ पे देखें, हमारा मूली का पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी से ये मूली का पराठा बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो ये है जी मेरे मूली के पराठे की फ़ाइनल लुक। अच्छा, हमारे बाहर गली में ना एक आदमी आया रिक्शे पे, उसने इतना ज़्यादा पालक, इतनी ज़्यादा सरसों का साग, मेथी, सोए वगैरह, उसने हर चीज़ अपने रिक्शे में ना बहुत ज़्यादा फ्रेश हर चीज़ रखी हुई थी। फिर अम्मी ने उससे ना 2 गड्डियाँ पालक की ली, 2 गड्डियाँ सरसों के साग की ली और एक मेथी की, एक सोए की। तो फिर यहाँ पे अम्मी बैठ के ना गंदलों का साग, पालक वगैरह काट रही थी। फिर जब उन्होंने काट ली तो उसके बाद मैंने फिर साग को अच्छी तरह से धो लिया। मैंने सोचा कि चलो अब मैंने इसको हल्की सी फ्लेम पे उबलने के लिए रख देती हूँ। इस दफ़ा मैं साग को इस तरह से ना देगची में उबालने लगी थी, क्योंकि मैं जब भी साग को कुकर में उबालती हूँ ना, तो कुकर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अंदर से वो काला स्याह हो जाता है। मैं उसको फिर इतना ज़्यादा साफ़ भी करती हूँ ना, लेकिन वो अंदर से साफ़ नहीं होता, क्योंकि फिर उसको साफ़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं, साथ साथ धोते जाते हैं, साथ साथ वो साफ़ होता जाता है। तो फिर मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं साग को ना इस तरह से देगची में डाल के हल्की सी आंच पे रख देती हूँ। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, आखिरकार ये गल ही जाएगा ना। तो इस तरह से ये है कि मेरा पैन फिर ख़राब भी नहीं था हुआ और मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी करनी पड़ी। तो साग डाल के ना मैंने इसको बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे ना दम पे रख दिया था। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे में इतना अच्छा साग गल गया था, बिल्कुल ऐसे ना रुई की तरह साग हो गया था। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप कितनी ज़्यादा लकी हैं कि आपके यहाँ पे गैस आ रही है। हमारे यहाँ पे तो गैस ही नहीं आती। तो हमारी तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। सुबह सारा दिन अब तो गैस होती है, अब तो सुबह 9 बजे भी नहीं बंद होती। तो रात को ये है कि 9 साढ़े 9 बजे तक ना गैस बंद हो जाती है। फिर जब साग मेरा अच्छी तरह से उबल गया था, फिर मैंने इसको चॉपर में डाल के इस तरह से चॉप कर लिया। तो इतना अच्छा बिल्कुल बारीक बारीक मेरा गंदलों का साग बनकर तैयार हो गया था। तो ये जो सर्दियों के लवाजमात है ना, ये बड़े मज़े के लगते हैं। हमारे घर में तो सरसों का साग यानी कि गंदलों का साग जो है ना, या तो मैं खाती हूँ, या मेरी दादी सास खाती हैं, या मेरी अम्मी सास खाती हैं। बाकी तो हमारे आदमी भी नहीं खाते और ना ही बच्चे खाते हैं। तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अम्मी जब भी ये सरसों का साग लेकर आती है ना, तो मैं इसको अच्छी तरह से पीस के ना इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो खाया नहीं जाता। लेकिन कभी कभी जब दिल करता है ना साग खाने का, तो इस तरह से जब मुझे पीसा हुआ साग मिल जाता है, तो फिर मैं आराम से इसको फ्रीज़र में से निकाल लेती हूँ। इसको डीप फ्रॉस्ट करके फिर मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ।
तो बड़े मज़े का ये सरसों का साग बनता है, गंदलों का साग। अच्छा, मेरे हस्बैंड की खालाएँ वो एक साग बनाती होती हैं, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो ना बीच में लस्सी डालती हैं, वो इतना मज़े का खट्टा खट्टा साग बनता है, तो मैंने तो उसका नाम रखा हुआ है लस्सी वाला साग। तो वो तो जब भी अपने घर में वो लस्सी वाला साग बनाती हैं ना, तो वो स्पेशल मेरे लिए भेजती हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो हमारे घर में तो वो बनता ही नहीं है, और ना ही मुझे पता है कि वो किस चीज़ से बनता है, और ना ही मुझे वो बनाना आता है। तो लेकिन वो होता बहुत मज़े का, इतना मज़े का ना, वो खट्टा खट्टा सा साग होता है। तो यहाँ पे देखे जी, हमारा गंदलों का साग सही तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, इसको ना मैंने पानी समेत ही चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीसा था, क्योंकि जब हम इसको पानी समेत पीसते हैं ना, तो ये बिल्कुल फाइन चॉप हो जाता है। तो मैंने तो इसका नाम रखा हुआ है मेहंदी वाला साग। बिल्कुल ऐसे लगता है पीसने के बाद कि जैसे ये मेहंदी है। बेबी नूर, बाय। अच्छा, बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर खाना खाने के बाद जी यहाँ पे ताबीर ट्यूशन चली गई और नूर अपनी नानों के घर चली गई। तो मैं फिर बिल्कुल फ़ारिग हो गई, लेकिन मेरे नसीबों में फ़ारिग बैठना अल्लाह ताला ने लिखा ही नहीं है। मैं जैसे ही फ़ारिग हुई ना, तो हमारे घर पे मेहमान आ गए। मेरी सास अम्मी आई हैं ना कनाडा से, तो हमारे घर में ना रोज़ 1 या 2 यानी कि मेहमान आते ही रहते हैं उनसे मिलने के लिए। तो बस फिर यहाँ पे हमारा शाम का टाइम था, तो फिर मैंने चाय के साथ उनके लिए रेडीमेड चीज़ें बाज़ार से ही मंगवा ली थी, क्योंकि वो अचानक आए और बग़ैर बताए आए। तो फिर इस टाइम पे फिर एक यही ऑप्शन होता है कि हम बाज़ार से बना बनाया जो सब कुछ है ना मंगवा लें। तो फिर मैंने चाय के साथ चाट मंगवाई थी, समोसे मंगवाए थे, पकोड़े मंगवाए थे, और फिर इसके अलावा घर में मिठाई पड़ी हुई थी, तो मैंने मिठाई वगैरह साथ रख दी और साथ मैंने चाय बना ली थी। अच्छा, मैंने अपना एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने समोसा चाट बनाई थी। तो मेरे उस व्लॉग के नीचे कोई इंडियन था शायद, उसने मुझे कमेंट किया कि पाकिस्तान के तो समोसे देखकर दिल भी नहीं करता कि यहाँ के समोसे खाए जाएं, इनकी तो शक्ल ही इतनी ज़्यादा बुरी होती है और इनका कलर भी इतना ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमारे इंडिया से ना बहुत मज़े के समोसे मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी पाकिस्तान आएँ, हमारे पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं। मैं उनके मुल्क की कोई बुराई नहीं कर रही, ये ना हो कि अब आप मुझे बैड कमेंट्स करके ना मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो भर दें। मैं उनको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं। स्पेशल आप लाहौर वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ के तो पाए और निहारी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर आप कराची वाली साइड पे जाएं तो वहाँ की तो बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि कराची की बिरयानी बहुत मज़े की होती है। और अभी जो मैं प्लेट में मिठाई रख रही हूँ ना, तो ये मिठाई भी हमारी गुजरांवाला से आई है। ये मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है गुजरांवाला की, वहाँ की फ़ेमस बेकरी है जिसका नाम है मीर बेकर्स, तो वहाँ की ये मिठाई है। तो हमारे यहाँ जेलम में जब भी कोई आता है ना, तो गुजरांवाला की एक सुलेमान स्वीट्स की मिठाई लेकर आते हैं या ये मीर बेकर्स की लेकर आते हैं। तो हर शहर की अपनी अलग अलग जो एक एक चीज़ है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ बहुत मज़े की मिलती है। तो जो लोग इंडिया से हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान का टेस्ट अभी चेक नहीं किया, तो उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हामी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि समोसों के साथ जो चटनी देते हैं ना, बिल्कुल बेकार देते हैं। जिसमें बिल्कुल इन्होंने पानी मिक्स किया होता है, चटनी कम होती है और पानी ज़्यादा होता है। तो बस समोसों के साथ ना चटनी किसी काम की नहीं ये देते। तो यहाँ पे मैंने सारी प्लेटों में सारी चीज़ें डाल दी थी, साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी। आज जब मैंने मेहमानों के साथ चाय पी ना, तो मुझे चाय पीने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे आदत है ऑलपर्स के दूध की चाय पीने की। लेकिन जो हमारे घर मेहमान आए हुए थे ना, ये फ्रेश दूध की चाय पीते हैं, ये डिब्बे वाले दूध की चाय नहीं पीते। तो फिर मैंने आज स्पेशल उनके लिए ना फ्रेश दूध की चाय बनाई। मैंने कहा चलो आज उनके साथ मैं भी गुजारा चला ही लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप चाय निकाल ली थी अपनी सास अम्मी के लिए, क्योंकि मेरी सास अम्मी को शुगर है, तो वो शुगर फ्री चाय पीती हैं। तो फिर जब मैंने उनके लिए चाय निकाल ली, फिर बाकी चाय में मैंने चीनी मिक्स कर दी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो टी सेट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, किस किस के घर में है। ये टी सेट इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि मैंने इसको हर घर में देखा है। जिधर भी मैं गई हूँ ना, सबके पास ये वाला टी सेट ज़रूर मौजूद होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी ऑडियंस में भी ना जिस जिसके पास है, तो मैं पूछती हूँ कि किस किस के पास है। तो ये तो इतना फेमस हो गया है ना कि हमारे घर में भी ये यूज़ होता है, मेरी अम्मी के घर में भी ये यूज़ होता है।
यानी कि मेरी जान पहचान में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ये टी सेट रखा हुआ है। अच्छा, मेरा ये जो टी सेट है ना, ये इतना कोई ढीठ टी सेट है ना, ये टूटता भी नहीं है और इससे मेरी जान भी नहीं छूटती। मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है, हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो मैं यही निकालती हूँ कि चलो ये जितना ज़्यादा यूज़ होगा ना ये उतनी जल्दी टूटेगा लेकिन मेरे हाथ से ना जल्दी जल्दी बर्तन टूटते नहीं हैं, तो इससे अभी तक मेरी जान नहीं छूटी। अच्छा, जब मेहमान चले गए तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना एक रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ मज़े की। आज मैं बनाने लगी थी चीज़ी रेड सॉस पास्ता। बच्चों ने काफ़ी दिन से शोर डाला हुआ था कि मामा हमें रेड सॉस पास्ता बना कर दें, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ भी ना इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो चले अब हम अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में डाल लेना है हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए थे। प्याज डालकर हमने इसको फ्राई कर लेना है, यानी कि हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है, हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और फिर हमने लहसुन और प्याज की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। फिर जैसे ही लहसुन और प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हमने आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन शामिल करना है। अच्छा, चिकन को मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया था, तो क्यूब्स की शेप में काट के इसको हम डाल देंगे और फिर हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और इसकी हमने तब तक भुनाई करनी है जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाता है और ये अपना पानी छोड़ देता है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करना है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। अगर साबुत ज़ीरा नहीं है तो आप ज़ीरा पाउडर डाल दें। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑरिगेनो, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ड्राइड पार्सले और 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका, 2 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस और 2 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस हम इसमें डाल देंगे। फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अच्छा, जिस स्टेज पे आपको ऐसा लगे ना कि आपका चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसकी भुनाई करते जाएं, तो फिर उस तरह से ना चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुना जाएगा। जब चिकन अच्छे तरीके से भुना जाएगा ना तो फिर इसके अंदर हमने 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर हमने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप घर में आधा किलो टमाटर लेकर उसकी प्यूरी बना लें। प्यूरी बनाकर आप उसको इसमें ऐड कर दें तो भी उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, हम जो रेड सॉस पास्ता बनाते हैं ना उसमें सारा टेस्ट ही टमाटरों का होता है, तो जो आप ये कैन वाला टमाटर का पेस्ट यूज़ करते हैं ना इससे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया था ताकि चिकन थोड़ा सा ढीला हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने 1 पैकेट उबला हुआ पास्ता डाल देना है। पास्ता डाल के फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप जब भी पास्ता उबालेंगे ना तो आपने पास्ता उबालते हुए इसमें 1 कनी रखनी है, क्योंकि बाद में जब हम पास्ता डाल के इसको मिक्स करते हैं ना तो बाज़ों का ऐसा होता है कि पास्ता टूटना शुरू हो जाता है। तो जब आप 1 कनी रख कर इसको उबालेंगे ना तो फिर पास्ता टूटेगा नहीं, यानी कि आपने इसको 95% गलाना है। ठीक है। अच्छा, जब पास्ता अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ना तो लास्ट में मैंने इसके ऊपर चेडर चीज़ क्रश करके डाल दी थी। 1 पैकेट ले ली थी मैंने, वो सारी की सारी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी क्योंकि पास्ता बहुत ज़्यादा था और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ी पास्ता बना रही थी। मेरे बच्चों की डिमांड होती है कि मामा पास्ता में ना चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पास्ते के ऊपर चीज़। फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर ना दोबारा से थोड़े से ड्राइड पार्सले और ऑरिगेनो पाउडर जो है ना मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो लीव्स थे वो मैंने इसके ऊपर ना इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए, बिल्कुल जैसे हम पिज़्ज़ा के ऊपर करते हैं ना या लसानिया के ऊपर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते ना तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी आए ना इसलिए इसके ऊपर डाल रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो 10 मिनट के बाद चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई थी। तो ये देखिए मेरे पास्ते की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का मेरा ये रेड सॉस चीज़ी पास्ता बना था। इतना चीज़ी था और साथ में रेड सॉस का जो फ्लेवर था ना बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो आप भी ये मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखें, देख के ही मेरे तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है कि ये बहुत मज़े का पास्ता बना था।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आपने आज के व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ जो मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हैं ना, ये भी आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोगों की डिमांड होती है कि आप ही जल्दी से व्लॉग अपलोड किया करें। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आहिस्ता से ना थोड़े से दिन कम करना शुरू कर दिए ताकि मैं जल्दी से व्लॉग डालना शुरू करूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।